हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूं और भी ज़्यादा एमसीक्यूज आप सभी के लिए। और क्योंकि होली है ना, आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और क्योंकि होली है इस वजह से मैं आज ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को भी करना है बहुत सारा एंजॉय, लेकिन बहुत कम भी नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अपन आज करने वाले हैं क्या, आज अपन करने वाले हैं 7 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस, प्लस आपकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में आपको बिठाने में। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पीपीटी। और 7 मार्च, ठीक है, क्विक रिवीजन भी करेंगे अपन, और क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे जैसे कि दिख रहा है हमें हमारे थंबनेल में। और करवाएंगे कौन, जीतू भैया। तो चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं अपन स्टार्ट और देखते हैं कि हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन किस बारे में है। एक बार फिर से CUET अड्डा 24/7 पर आप सबका है स्वागत। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कौन बना है 81st चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया का। जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी में लिख कर नहीं लाया हो, लेकिन पढ़ूंगा कैसे। अरे स्टाइल है बाबू भैया, कैसे पढ़ू। निम्नलिखित में से कौन बन गया है 81वां चेस ग्रैंड मास्टर। भारतीय 81वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है हमारे पास सयंतन दास, आदित्य मित्तल, GM कौस्तुभ चैटर्जी या मित्रभा गुहा। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या होने वाला है इसका आंसर। आपको रूल पता है कि अपने पास है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि क्या आंसर रहने वाला है। सयंतन दास, आदित्य मित्तल, GM कौस्तुभ चैटर्जी या मित्रभा गुहा। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होने वाला है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर जो है इसका बी है, तो बी इसका आंसर कतई नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर कि इसका आंसर है सर डी, तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर डी भी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि सर आंसर 100% है क्या, सी, तो आप लोगों का आंसर है एकदम 100% रॉन्ग आंसर। इसका सयंतन दास। लेकिन इनको भी इज्जत दे दो, क्योंकि ये भी ग्रैंड मास्टर से और सयंतन दास से पहले के ग्रैंड मास्टर से। और तो ये सयंतन दास कौन है। सयंतन दास चेस खेलता है, इसी वजह से चेस ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, और ये हल्का फुल्का बंदा नहीं है भाई। क्यों हल्का फुल्का नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने अंडर 12 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है ये बंदा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या अंडर 16 के चेस ओलंपियाड में, है ना, सिर्फ पढ़ाई के ओलंपियाड नहीं होते, चेस के भी ओलंपियाड होते हैं। तो अंडर 16 के चेस ओलंपियाड में इसका आया है, पता है कौन सा रैंक, 3rd रैंक आया था इसका अंडर 16 में। तो ये बंदा जो था ये जीता था इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था ये। और इसके साथ साथ ये 11th प्लेयर बन चुका है। 11th प्लेयर बन चुका है किस चीज का, ही इज द 11th प्लेयर फ्रॉम वेस्ट बंगाल का 11th प्लेयर है जो कि बन चुका है ग्रैंड मास्टर। समझ में आया कि नहीं आया। अरे आ लिया भाई साहब, कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत से भाई आवे है। चलो तो ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी से अपने अंगूठे फटाफट से। आज की वीडियो अपन रखेंगे शार्ट एंड क्रिस्प जो भी है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या इसके बारे में। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, ये देखो थोड़ा सा लिखा हुआ हटा दूं, लिखा हुआ हटा देता हूं, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा। अरे रुक जा, चलो देखो क्या बोल रहा है। सयंतन दास became India's 81st grandmaster। तो 81st grandmaster बन चुका है ये। He also became the 11th player from Bengal to receive this honor। तो 11th player भी बन चुका है ये बंगाल का, जो जिसको ये ऑनर मिला है। He is also a former under 12 world champion and an under 16 chess Olympiad bronze medal winner। ठीक है, तो बहुत सारी क्या उपाधियां है इसके पास। एंड ही प्लेज फॉर कोलकाताज अलखाइन चेस क्लब के लिए खेलता है ये। ठीक है, अलखाइन चेस क्लब के लिए भी खेलता है ये। समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, तो अल्खाइन चेस क्लब वाला एक्स्ट्रा चीजें, बाकी सारी चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी थी। समझ में आया है तो शो मी योर dirty, very dirty thumbs and let's move forward and see what we have further. आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं? बड़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। Question number 2. Who has been recently appointed as the new chief coach of Indian men's hockey team? Indian men's hockey team का नया चीफ कोच, हेड कोच कौन बना है? जल्दी जल्दी से हमारे पास ऑप्शन है ग्राहम रीड, क्रेग फुलटन, इगोर स्टाइमैक या किम जिन ह्यो। इगोर स्टाइमैक, क्रेग फुलटन या ग्राहम रीड। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 10 सेकंड है आप लोगों के पास। तो एक न्यूज़ हम लोगों ने कभी करी थी, है ना, फरवरी के महीने में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें से कोई एक बंदा है, इनमें से मतलब हमारी जो क्या नाम है हमारी जो हॉकी टीम थी, इंडियन मेंस हॉकी टीम, इन लोगों ने बहुत निराशाजनक क्या करी है, परफॉर्मेंस दिखाई है। कब? 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में, है ना, हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक है। और हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में जो 2023 में हुआ था, इसमें हमारा जो रैंक था इंडियन टीम का, इंडिया का जो रैंक था वो था 9th, ठीक है। और एक और न्यूज़ करी थी हम लोगों ने कि हॉकी में जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था, जर्मनी ने, है ना, और जर्मनी ने दुनिया को दिखा दिया कि भैया हम सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी है यहाँ के, ठीक है। तो जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था, ये कर लिया था हम लोगों ने। इंडिया जो है बहुत खतरनाक था, लेकिन इंडिया जो है इस बार 9th रैंक पर आया है, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया के कोच ने क्या करा था, इस्तीफा दिया था फरवरी के महीने में। तो अब उसकी जगह पर एक नया बंदा है, तो वो इनमें से कौन है? ग्राहम रीड, क्रेग फुलटन, इगर स्टाइमैक या किम जिन ह्योन। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर किम जिन ह्योन ही लग रहा है हमें, तो ये बंदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किम जिन ह्योन जो है ये हमारा नेशनल बैडमिंटन टीम का कोच है, नेशनल बैडमिंटन टीम का कोच है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? आ रहा है क्या? नेशनल बैडमिंटन टीम का क्या है ये बंदा? कोच है। इसके साथ साथ देखो जल्दी जल्दी से क्या है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर है इगोर स्टाइमैक, तो इगोर स्टाइमैक आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को नहीं याद होगा, मुझे याद है कि मैंने करवाया है ये आप लोगों को, ठीक है। तो इगोर स्टाइमैक कौन बंदा? इगोर स्टाइमैक हमारे नेशनल फुटबॉल टीम का कोच है, ठीक है। तो इगोर स्टाइमैक हमारे नेशनल फुटबॉल टीम का, फुटबॉल टीम का क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, फुटबॉल टीम का क्या है? कोच है। और बचे 2, क्रेग फुलटन और ग्राहम रीड। जल्दी जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर है? और अगर आपको लग रहा है कि सर 100% हमें लग रहा है कि आंसर जो है ए ही होने वाला है, तो आप हो बिल्कुल 100% रॉन्ग। तो ग्राहम रीड इसका आंसर नहीं है बेटा, आंसर है इसका क्या? क्रेग फुलटन। तो क्रेग फुलटन को बना दिया गया है क्या? इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच। तो फिर ग्राहम रीड कौन है? ग्राहम रीड को ही रिप्लेस किया है इसने, ग्राहम रीड ने ही इंडिया की इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से दिया था क्या? रिटायरमेंट। और क्रेग फुलटन बन गया है अब क्या? हमारा नया क्या? इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच, ठीक है। और ये किस कंट्री से है फुलटन? तो फुलटन है साउथ अफ्रीका से। और इसके साथ साथ क्रेग फुलटन जो है ये इतना खतरनाक बंदा है कि इसने 2 ओलंपिक्स खेले, है ना, एक एटलांटा ओलंपिक्स खेला इसने, और एक इसने कौन सा एथेंस ओलंपिक्स 2 ओलंपिक्स खेले, एक 1996 में, एक 2004 में, ठीक है। और आयरिश टीम को अभी आयरिश टीम को कोच करके आया है। आयरिश मतलब आयरलैंड की टीम को। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताएंगे मुझे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से फटक से ले लिया क्या? चले क्या आगे? आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? क्रेग फुलटन। तो क्रेग फुलटन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जल्दी से लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए क्या है जल्दी से, ये रही। ओहो, दिख नहीं रहा क्या? अरे भाई दिखाएगा, सब दिखाएगा तुम्हें, इतना दिखा दूंगा ना, है ना। वो शायरी है ना, क्या? मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता। आय हाय हाय। चलिए देखो इधर,
क्रेग फुलटन ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम का क्रेग फुलटन को बना दिया गया है नया क्या कोच। कोई दिक्कत। दूसरी चीज, ही विल रिप्लेस ग्राहम रीड। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्राहम रीड को ये क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है। ही रिप्रेजेंटेड साउथ अफ्रीका एट एटलांटा 1996 एंड एथेंस 2004 ओलंपिक्स। ये क्या बताएगा, भाई को सब आता है, पहले बता दिया भाई ने। ही रिप्रेजेंटेड साउथ अफ्रीका एट द एटलांटा 1996 एंड एथेंस 2004 ओलंपिक्स। ही ऑल्सो वन द FIH कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो ये क्या जीत चुका है, ये FIH कोच ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीत चुका है 2015 में। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने डुअर्टी से क्या थम्स, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? ऑप्शन है हमारे पास जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, जस्टिस इरफान खान या जस्टिस AM अहमदी। तो जल्दी से दो आंसर और बताओ कि व्हाट विल बी इट्स आंसर। कमान बेबीज, ओ नॉट बेबीज, कमान स्टूडेंट्स। जल्दी से आंसर दो और बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है, बताओगे? चलो, तो अगर आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो आपका आंसर बिल्कुल है एकदम 100%। क्या? राइट नहीं, रॉन्ग, गलत आंसर है बी है हमारे पास। क्या? जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। अगर आपको लग रहा है कि सर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग हमारा आंसर है, कि ये ही है क्या थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप लोग एकदम से 100% आप लोगों का कट चुका है। बचे हैं दो, जस्टिस AM अहमदी और दूसरा है जस्टिस इरफान खान। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इन दोनों में से आंसर क्या होने वाला है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर अब तो आंसर C ही होने वाला है क्योंकि आप C पे रुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि C आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आपका कटेगा, क्योंकि C ये जो बंदा है जस्टिस इरफान खान, ठीक है, तो ये इरफान खान कोई और नहीं है, मेरा चाचा है, ठीक है, और ये कोई जस्टिस नहीं है बाबू, ठीक है। तो इरफान खान इसका एकदम 100% 1000% रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो जस्टिस इरफान खान बिल्कुल आंसर नहीं है, इसका आंसर है जस्टिस AM अहमदी, जस्टिस AM अहमदी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जो कि फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ठीक है। और सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है। और हिंट दे दूं क्या? चलो हिंट नहीं दूंगा, ढूंढो, ठीक है, ढूंढो और मुझे बताओ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। और अभी कौन है तो वो तो आपको पता ही है, DY चंद्रचूड़ जी है ना, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आजाद भारत का, ठीक है, मतलब 1950 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसमें कौन बना था, ठीक है। इसके बाद जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग जो है ये सेकंड क्या थे, सेकंड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और अब थर्ड ये है कौन, जस्टिस AM अहमदी। अब ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इस वजह से है क्योंकि जस्टिस AM अहमदी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही निराशाजनक खबर है ये हमारे लिए, ठीक है, कि वन ऑफ द खतरनाक जजेस, और इन्होंने 2 खतरनाक जजमेंट्स पास किए थे। एक इंदिरा सोहनी केस सुना होगा आप लोगों ने, इंदिरा है ना, इंदिरा बोलते हैं वैसे तो, चलो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक तो ये केस इन्होंने लड़ा है। और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या था, इसमें 1973 का है। और इसमें इन्होंने बताया था कि इंदिरा साहनी वाले केस में ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग क्या नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, ये याद रखना, ये पेपर में आता है कई बार, है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान, जिसको उर्दू में बोलते हैं आइन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपन क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बोला है किसने? AM अहमदी, प्लस इनके साथ और भी लोग थे, ऐसे नहीं थे कि अकेले थे ये, लेकिन ये उसका पार्ट थे बेंच का, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई जो हमारे पास राइट्स है उसको हटा नहीं सकता है कोई भी,
है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू रिजर्वेशन, ठीक है, और कौन से राइट्स है, राइट टू रिलीजन, है ना, और क्या, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी तो चलो लीगल राइट हो गया अब। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया जा सकता। एक ये वाला केस था और एक और केस था फारूकी वाला, ठीक है। तो वो दो मेन केस थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे ये, जस्टिस AM अहमदी और लोहा माना जाता था इनका कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो, तो थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इनकी हो गई है डेथ। आइए इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कुछ फोटो खींचनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी से ले लो। ले ली क्या? चले क्या आगे? चलिए तो देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी जल्दी से देखो, थोड़ा सा बाकी चीज़ें हटा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से। देखो 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 क्या बोल रहा है, देखो देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ही वॉज, देखो क्या बोल रहा है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। अरे 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 क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। देखो, ही वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इन 1976। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो गुजरात के हाई कोर्ट से होती है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इससे पहले शुरुआत हो चुकी होगी इनकी, लेकिन गुजरात के हाई कोर्ट में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है इसको, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के हाई कोर्ट में जज बन गए थे 1976 में। ही सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 25 अक्टूबर 1994 टू 24 मार्च 1997। तो 25 अक्टूबर 1994 से लेकर 24 मार्च 1997 तक, ठीक है, ये क्या रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। नेक्स्ट चीज क्या बोलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें पता है ना, कलेजियम बैठता है, कलेजियम सिलेक्ट करता है, ठीक है। प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीनियर मोस्ट जज को बना दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ऐसा कौन सा जज था जिनको तीन सीनियर जजेस थे, ठीक है, और चौथे नंबर पे ये था, ठीक है। तो पहले नंबर वाला बनना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा जज था जिसको इन 3 जजेस को सुपरसीड करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। एक बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि 3 सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी इस चौथे बंदे को बना दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चौथा बंदा कौन है, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आगे देखो, ही वॉज द थर्ड मुस्लिम टू सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड मुस्लिम बंदे थे जो कि सर्व करते हैं एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किया था इन्होंने। ही डेल्ट विद केसेस लाइक इंदिरा सोहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, लिख दोगे, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे फटाफट से अपने अंगूठे और बोलो कि यस सर 100% हम लोगों को आ चुका है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जब तक है तब तक दिक्कत होने भी नहीं देगा भाई, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है जल्दी जल्दी से लो ताकि अपन आगे बढ़े और देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रहा। Recently NCERT tied up with whom to strengthen the value based sports education। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर लिया है ताकि वो स्पोर्ट्स के बारे में और भी अच्छी चीजें, है ना, बता सके, स्पोर्ट्स एजुकेशन के बारे में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे सके, है ना, मॉरल वैल्यूज वगैरह सिखा सके कि स्पोर्ट्स में मॉरल वैल्यूज वगैरह क्या होती है। और एनसीईआरटी को कहा है कि भैया अपने वाले करिकुलम में, है ना, सिलेबस में ये वाली चीज़ भी ऐड करो ताकि बच्चे जो है आगे जाकर क्या ना करे, स्पोर्ट्स वगैरह में चीटिंग वगैरह ना करें, है ना, और ड्रग्स वगैरह ले लेना, ठीक है, डोपिंग वगैरह करना, ठीक है, स्टीरॉइड्स लेना, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें ना करें, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह सारी की सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास टाड़ा, नाड़ा, पोटा, नोटा। अरे क्या है भैया ये, टाड़ा ठीक है, नाड़ा, चलो पोटा या नोटा, जल्दी जल्दी से आंसर दो और बताओ कि इसका क्या रहने वाला है आंसर, फटक से 100%। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर है डी 100% नोटा, तो इसका आंसर डी तो कतई नहीं है, नोटा तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव होता है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाले में से किसी ना किसी का आंसर होगा। और नोटा का ऑप्शन उसमें आता है ना ईवीएम मशीन में। तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है ये भी मुझे बताओगे कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। ईवीएम तो ईवीएम में होता है ना कि भाई कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना है, चौथा ऑप्शन भी होता है क्या, नोटा, किसी को वोट नहीं देना, हमें पसंद ही नहीं है कोई।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताओ कि टाड़ा, नाड़ा, पोटा, इसमें से क्या आंसर है? क्या आपको लग रहा है? टाड़ा है, टाड़ा तो टेररिज्म वाला एक्ट होता है। पोटा भी टेररिज्म वाला एक्ट होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका क्या? नाड़ा, नाड़ा। ठीक है, अब नाड़ा क्या है? नाड़ा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है नाड़ा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब जिसको डोपिंग नहीं पता है भाई समझाएगा तुम्हें डोपिंग क्या होता है, भाई को सब आता है। देखो इधर डोपिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, कई सारे नहीं करते, कुछ स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, वो लोग अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, जल्दी थकावट ना हो इसलिए कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस स्टीरॉइड्स का कंटेंट जो उनकी बॉडी में रह जाता है, तो ये तो चीटिंग हो गई ना बाकियों के साथ। बाकी नेचुरली कर रहे हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहा है कोई बंदा ठीक है, और एक बंदा स्टीरॉइड्स लेके रनिंग कर रहा है। ठीक है, जो स्टीरॉइड्स लेकर रनिंग कर रहा है उसकी हेल्थ तो बाद में खराब होगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए ये वाला रेस तो जीत जाएगा ना, क्योंकि थकेगा नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एंटी डोपिंग वगैरह जो है, एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा जो है, ये क्या करती है, ये उन प्लेयर्स को, हर प्लेयर को चेक किया जाता है गेम से पहले। ठीक है, और क्या उसके मैच से पहले, रेस से पहले, जो भी जिस भी गेम में है वो, तो उनको चेक कर लिया जाता है कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज गेम के लिए खासकर चेक कर लिया जाता है कि भाई क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिया है इसने, या डोपिंग वगैरह तो नहीं करी है। तो डोपिंग के एंटी में, है ना, इसके अगेंस्ट में ये एजेंसी है। ठीक है, और ये क्या करती है? चेकअप वगैरह करती है सारे प्लेयर्स का वगैरह वगैरह, और पता लगाती है कि इसने स्टीरॉइड्स लिए या नहीं लिए। तो नाडा ने क्या करा है? एनसीईआरटी के साथ करा है टाई अप, और नाडा ने कहा है कि डोपिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या साइड इफेक्ट्स है, कितनी सजा हो सकती है, जेल में बैन हो जाते हैं, है ना, कई सारे प्लेयर्स कंप्लीटली बैन हो जाते हैं, कभी खेलोगे ही नहीं जिंदगी में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, और हाँ, प्रोटीन्स वगैरह लेने पे नहीं होता ये, है ना, ये होता है ना, क्या जिम वगैरह लेते हो, प्रोटीन वगैरह खाते हो, तो उसके नहीं होता, ये स्टीरॉइड्स वगैरह के लिए होता है, या फिर ड्रग्स वगैरह के लिए होता है ना, ऐसे ड्रग्स जो तुम्हारी क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है इसमें। तो इन दोनों ने कर लिया है टाई अप। आइए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। देखो जल्दी जल्दी से, तो ये बोल रहा है कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा साइन एन एमओयू। अब एमओयू क्या होता है? एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर ये क्या होता है? अरे बकवास चीज है ये, अंग्रेज। ठीक है, इतने बकवास लोग हैं ना, इन लोगों ने इंग्लिश बना दिया हाइप बिना बात के, मुश्किल वर्ड्स लेकर आते, कितने फैशन है। अब क्या फैशन है इसमें, समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एमओयू क्या होता है? ये होती है ट्रीटी, एग्रीमेंट, संधि, और क्या बोल सकते हैं इसको, पैक्ट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है एमओयू। जहाँ पे वर्ड आ जाए एमओयू तो इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में पैक्ट हुआ है, दोनों के बीच में ट्रीटी हुई है, दोनों के बीच में संधि हुई है। सिंपल चीज। तो एमओयू हुआ है या ट्रीटी हुई है एनसीईआरटी के बीच में और किसके बीच में? नाडा के बीच में। और नाडा ने क्या बोला कि भैया थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में भी डाल दे अपने करिकुलम में, है ना। देखो क्या बोल रहा है, signed an MOU to strengthen value-based sports education among school children and teachers। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ चिल्ड्रन को मत बताओ, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दो इस चीज की। मतलब क्या? मतलब टीचर्स भी इसके बारे में बताए, है ना। लास्ट में बच्चों को सिखाएगा कौन? टीचर सिखाएगा। अरे बोलो भैया अपनी तरह, है ना। ठीक, चलो मैं तो बड़ा टीचर हूँ। अरे सच बोल दिया क्या? चलो देखो इधर, तो ये क्या बोल रहा है कि टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स जो है वो सिखाएं, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी है इस चीज की, और बच्चों को भी सिखाना है कि भाई ये डोपिंग के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, लाइफ खराब हो जाती है, करियर खराब हो जाते हैं बहुत सारे लोगों की। आगे क्या बोल रहा है, इट विल हेल्प इन डेवलपिंग एन एक्सेसिबल फॉर्मेट ऑन स्पोर्ट्स वैल्यूज एंड एथिक्स इन ई कंटेंट। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसका जो भी एडिशनल टॉपिक होगा, ठीक है, वो ई कंटेंट में मिल जाएगा, मतलब सिलेबस में मिल जाएगा तुम्हें एडिशनली। ठीक है, इंटरनेट पे मिल जाएगा, और वो चीज़ आप लोग क्या करो, बच्चों को पढ़ा दो। तो नाडा वाले प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी उसको इंक्लूड करेगी अपने करिकुलम में, और बच्चों को और टीचर्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, नाडा के बारे में क्या बोल रहा है, देखो, नाडा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005। तो नाडा को एस्टेब्लिश कब किया गया? तो नाडा को एस्टेब्लिश किया गया है 2005 में। ठीक है, हेडक्वार्टर का है, तो हर चीज जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है मोस्टली उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलता है, तो ये न्यू दिल्ली आंसर है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, अगर कहीं पर तुम्हें लग रहा है कि तुक्का मारना है, हेडक्वार्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, और लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर पूछ रहा है ये, जो कि इंडिया का ही ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो क्या कर दो, नेशनल लिख रखा है उसके आगे, तो न्यू दिल्ली टिक कर दो अगर तुक्का मारना है तो। अगर नहीं मारना तो छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्क्स चाहिए नहीं अपने को, है ना। आगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई क्लियर नहीं हो पाएगा पेपर,
ठीक है, फिर मारो तुक्के, इतने मार दो साला। डायरेक्टर जनरल कौन है इसका? तो इसकी डायरेक्टर जनरल है रितु सेन। रितु सेन, तो ये इंपॉर्टेंट है। रितु सेन डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा, हेडक्वार्टर क्या? न्यू दिल्ली, और नाडा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005। ठीक है, तो समझ में आ गया? आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो नाडा किसका है? रितु सेन का। अरे मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है नाडा की? रितु सेन है। समझ में आया नहीं है? अरे कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट 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 से। और इसको जरा सा क्या करो, इसको जरा सा स्क्रीनशॉट जिसको लेना है जल्दी जल्दी से लो, ताकि अपन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है कि द फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड जॉइंट एक्सरसाइजेस आर टू बी हेल्ड बिटवीन यूएस एंड, ठीक है, तो फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज और वॉरियर शील्ड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किसके बीच में होने वाली है? सॉरी, यूएसए और किसके बीच में होने वाली है? आई एम सॉरी, है ना, गलती से आंसर बता दिया। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस या साउथ कोरिया। यूएस और कौन सी कंट्री के बीच में ये वाली एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड? तो दो एक्सरसाइजेस है, दो एक्सरसाइजेस। जल्दी बताओ, क्या इंडिया आंसर है, साउथ अफ्रीका आंसर है, फ्रांस आंसर है, या इसका आंसर है साउथ कोरिया? फटक से आना चाहिए इसका आंसर। आ गया क्या? नहीं बताओगे? अरे बता दो। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ए, मुझे पता है बहुत सारे लोग ए टाइप कर रहे हैं, है ना, शाहरुख खान की तरह, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ए आंसर है तो आप लोग बिल्कुल 100% है। ए ए ए ए कटा नहीं है, ए आंसर नहीं है इसका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, फ्रांस या साउथ कोरिया, इसमें से कुछ आंसर है। किसके साथ हो रही है ये एक्सरसाइज? यूएसए के साथ हो रही है। यूएसए के साथ ये एक्सरसाइज कौन करेगा? साउथ कोरिया करेगी, फ्रांस करेगी, या करेगी साउथ अफ्रीका? तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। और बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही है कि सर फ्रांस फ्रांस फ्रांस। सी वाले पे वैसे ही भरोसा नहीं करता हूं मैं। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया? जल्दी जल्दी से इन दोनों में से क्या आंसर है? तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की आवाज आ रही है, बिल्कुल सही नहीं है। इसका आंसर है बिल्कुल साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ढूंढना, पढ़ना, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता कहाँ फंस जाए, है ना। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब ये वाले तो करने ही करने हमें, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछता हूँ ना तो उसको सर्च कर लिया करो, थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करोगे, दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हुए वो सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, अगर बता देगा आंसर है भैया ये आंसर है, टिक मार दे उसको। समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो साउथ कोरिया इसका आंसर है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल बताओगे मुझे आप लोग, और इसी के साथ साथ आप लोग नॉर्थ कोरिया के भी आंसर बताओगे, क्योंकि यूएसए और साउथ कोरिया ये जो एक्सरसाइज कर रहा है ये जानबूझ के कर रहा है, किसको दिखाने के लिए? साउथ कोरिया को नहीं, नॉर्थ कोरिया को दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास अगर तूने कुछ कर दिया, मतलब तूने अगर कुछ हरकतें करी, ठीक है, तो हमारे पास साउथ कोरिया और यूएसए दोनों के दोनों रेडी है तेरे को कॉम्बैट करने के लिए, है ना, काउंटर करने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमारे पास कुछ इस तरीके की है, देखो जरा। द साउथ कोरियन एंड यूएस मिलिट्रीज अनाउंस टू होल्ड दिस एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि साउथ कोरिया और यूएस मिलिट्री जो है इन लोगों ने कहा कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ये वाले, और यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए क्या करा? यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए द यूएस फ्लेड अ लॉन्ग रेंज B-1B बॉम्बर टू द कोरियन पेनिनसुला इन अ शो ऑफ फोर्स अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो इसने क्या करा? यूएसए ने क्या करा? यूएसए ने एक लॉन्ग रेंज B-1B बॉम्बर जो है ये कोरियन पेनिनसुला के आसपास से लेकर चला गया इन अ शो ऑफ फोर्स अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को ताकत दिखाने के लिए यूएसए ने क्या करा? यूएसए ने जानबूझ के एक लॉन्ग रेंज B-1B बॉम्बर एयरक्राफ्ट, है ना, फाइटर प्लेन, क्या करा है उसके क्या था, पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला के आसपास से लेकर चला गया। आगे क्या बोल रहा है? अर्लियर बोथ कंट्रीज हेल्ड एक्सरसाइज फॉल ईगल इन 2018। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वॉरियर शील्ड एक्सरसाइज या फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज करी है इन लोगों ने साथ में, इससे पहले भी 2018 में इन लोगों ने करी है। क्या इन लोगों ने करी है? फॉल ईगल एक्सरसाइज, फॉल ईगल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बोथ कंट्रीज आर एक्सपेंडिंग देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो दोनों की दोनों कंट्रीज क्या कर रही है? अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है
इन द फेस ऑफ एन इवॉल्विंग नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर थ्रेट। क्यों क्यों कर रही है? दोनों की दोनों कंट्रीज मतलब यूएसए, देखो यूएसए भी पड़ोसी है उसका, किसका? नॉर्थ कोरिया का, नहीं है क्या? देखो इधर देखो, ठीक है, ये है क्या? ये मान लो इंडिया है, ठीक है, ये है साउथ कोरिया, इसके ऊपर है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो साउथ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया, अरे रुक जा भैया, और ये रहा जापान वगैरह ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अब तुम बोलोगे सर यूएसए तो इस साइड है, हाँ बिल्कुल इस साइड है, ये देखो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ये है ऊपर कनाडा, ठीक है, नीचे है मैक्सिको, ठीक है, और कनाडा के इस साइड में एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है अलास्का, और अलास्का किसका स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और ये अलास्का जो है ना इधर से घूम के इधर आ जाता है ऐसा, ये रहा यूएसए, ठीक है, तो यूएसए किसका पड़ोसी हो गया? नहीं हुआ क्या? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का हुआ ना। तो साउथ कोरिया और यूएसए दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों ने फोर लीगल एक्सरसाइज भी पहले करी थी, और ये किसको दिखाना चाहते हैं? ये नॉर्थ कोरिया को दिखाना चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, किसको? नॉर्थ कोरिया को, कि भैया तेरे पास न्यूक्लियर पावर होगी लेकिन हमारे पास भी है, ठीक है, तो ज्यादा उछल मत, आराम से रह ले। तो नॉर्थ कोरिया वाला वैसे ही नहीं डरता है, किम जोंग अन डरता है क्या वो? ठीक है, वो कहता है टेबल के नीचे से बटन दबा दूंगा उड़ जाएगा अमेरिका पूरा के पूरा, ठीक है। तो ये जो डर दिखा रहा है ना नॉर्थ कोरिया, उसके अगेंस्ट में ही ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं कि भैया अगर तूने कुछ कर दिया तो हम रेडी है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम मार्च 13 टू मार्च 23। तो मार्च 13 को स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज, कौन सी? वॉरियर शील्ड और फ्रीडम शील्ड, और खत्म कब होगी ये? 23 तारीख को। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? पक्का? तो अगर आ गया है समझ में और इसको लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया है तो दिखाइए मुझे अपने क्या काले काले से, गंदे गंदे से, प्यारे प्यारे से, नीले, काले, भूरे और कौन से गेहुए रंग के अंगूठे, जल्दी से। और इसको लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से, ताकि अपन बढ़े आगे और देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में होने वाला है। बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6, मेडन जॉइंट इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रिंजेक्स इज टू बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो, अब अगर फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में है ना। अगर मैं पूछता किस किस के बीच में हो रही है तो FR तक के फ्रांस लगा देते तुम लोग, लेकिन आई एम वेरी चालाक ब्रो, मैं ऐसा चीज लेकर आ गया, मुझे पता है ना तुम लोग गड़बड़ कहाँ करोगे। ठीक है, अब बताओ आंसर कि फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज जो है, फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? ठीक है, इंडिया में कहाँ होने वाली है मतलब। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या केरला। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि क्या आंसर होने वाला है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज एक जॉइंट इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया के किस स्टेट में होने वाली है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या केरला। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 100% 110% इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, तो आप लोग जम्मू एंड कश्मीर जाइए। ठीक है, वहां पे दल लेक है, दल लेक में जाइए और ऐसी डुबकी मारिए कि दोबारा बाहर मत आइए। ठीक है, तो आंसर क्योंकि इसका है रंग। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, क्या है इसका आंसर? जल्दी जल्दी से बताइए, फटक से आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर अरुणाचल प्रदेश हो सकता है क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, रंग। सर उत्तराखंड हो सकता है इसका आंसर, हमेशा 100% उत्तराखंड है ना, बॉर्डर वाला एरिया भी पड़ता है, चाइना के साथ भी जुड़ता है। लेकिन आंसर आपका गलत होता है, आंसर है इसका केरला। तो केरला का, ठीक है, तो केरला में होने वाली एक्सरसाइज। और हमारे तरफ से कौन लड़ने जा रहा है इसमें, मतलब हमारी तरफ से एक्सरसाइज कौन करेगा ये? तो हमारे तरफ से एक्सरसाइज करेगी थिरुवनंतपुरम है ना, कैपिटल है केरला की। तो थिरुवनंतपुरम में स्पेलिंग देख लेना भैया। ठीक है, तो थिरुवनंतपुरम में क्या है, हमारे पास एक बंदा नहीं है, हमारे जो ट्रूप्स है, आर्मी के ट्रूप्स, ठीक है, तो वो करने वाली है ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, और उनकी तरफ से कौन करने वाला है वो देखेंगे अपन, 15th रेजिमेंट है उनकी, तो उसके बारे में भी देखेंगे अपन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर करते हैं क्लास को ओवर, ताकि आप रंग लगा सको और खेल सको होली। इट इज अ मेडन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज। तो इंडिया और फ्रेंच दोनों की आर्मीज मिलकर ये वाली एक्सरसाइज करने वाली है। इट विल बी कंडक्टेड एट द पनगोडे मिलिट्री स्टेशन। तो कहाँ होने वाला है ये? पनगोडे मिलिट्री स्टेशन। और पनगोडे मिलिट्री स्टेशन ऑफ कोर्स कहाँ पर होगा? केरला में,
ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, थीम क्या है इसकी, थीम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन अ कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कहीं पर भी अगर क्या हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाता है, तो उस नेचुरल डिजास्टर के टाइम पीरियड में क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे देना है, उसकी एक्सरसाइज है ये, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टर्की में अभी हुआ, ठीक है, तो टर्की वालों ने अगर पहले एक्सरसाइज करी होती तो जल्दी जल्दी से क्या करा होता, रेस्क्यू कर लिया होता। ठीक है, तो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, पहले से रेडी हो जाता है कि भाई क्या पता अपने यहाँ पर भी कोई अर्थक्वेक आ जाए, है ना, ऊपर वाला ना करेगी कभी आए, लेकिन ऐसे वाला अर्थक्वेक अगर आ गया तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहले सीख लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से फ्रांस और कौन, इंडिया, दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ड्यूरिंग एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, ठीक है, इन अ कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। समझ में आया नहीं, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्या, इट विल बी हेल्ड बिटवीन थिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन आर्मी ट्रूप्स एंड द फ्रेंच 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड। तो फ्रेंच की कौन सी आर्मर्ड ब्रिगेड है, 6th लाइट आर्मर ब्रिगेड है। यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब भी बनेगा इसका ये पूछेगा किस स्टेट में हो रही है, किस किस कंट्रीज के बीच में हुई है, और क्या पूछ सकता है इसमें, मिलिट्री स्टेशन भी नहीं पूछेगा तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन पढ़ लेना इसको, है ना। थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन द कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकता है, थीम दे दी तुम्हें, ठीक है, कि इस थीम की वजह से इंडिया और फ्रांस ने कौन सी एक्सरसाइज करी थी, तो 4-5 एक्सरसाइज लिख देगा, फ्रिंज एक्सिस का आंसर है। समझ में आ गया। तो आई होप कि सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट, तो ले ही लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी से अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर एकदम 100% हमें आ गया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो आई गेस हमारे पास और कुछ बचा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ठीक है, खत्म हो गया अपने पास, है ना। अगर समझ में आ गया है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार, क्योंकि मैं बहुत 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 मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। प्लस ट्राई करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको समझा दूँ, और ऐसे समझा दूँ कि आपको याद भी हो जाए, है ना। कम से कम आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिल जाए, है ना। अपना उद्देश्य तो एक ही है। इसके साथ साथ ये कोड तो दिख ही रहा है अपने को, है ना, Y742। ठीक है, इस कोड के बारे में पता है आप लोगों को कि हमारा टॉपर्स 2.0 बैच जो है ये हो गया है स्टार्ट। और ये जो टॉपर्स 2.0 बैच है ये आज से स्टार्ट हुआ है। एक क्लास ले भी ली मैंने आज 7/3/2023। ठीक है, तो एक क्लास ले भी ली है, बहुत सारे बच्चे आ भी गए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक टॉपर्स 2.0 बैच के लिए अप्लाई नहीं कराया तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, बड़ी ही डायरेक्शनल स्टडी करते हैं इसमें, प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो इसमें अपन आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स वगैरह। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये करोगे कैसे आप लोग। तो आप लोग जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, दिखा दूँ क्या? ठीक है, चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या करिए आप लोग जाइए, कहाँ, ऐसे जाइए आप लोग। ठीक है, अरे व्हाट्सएप खुल गया क्या, देख लोगे तुम लोग कुछ। चलो देखो कहाँ पे जाना है हम लोगों को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाते ही आपको क्लिक करना है लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वाले पे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, तो ऑल कोर्सेज के ऑप्शन के ऊपर जाइए आप। ठीक है, जैसे ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसी कुछ स्लाइड दिखाई देगी। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा CUET के बारे में। CUET के ऊपर क्लिक, जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, है ना। मतलब CUET पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए है। ठीक है, साइंस वालों के लिए 2023 साइंस है, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स वाला है, कॉमर्स वाले के लिए कॉमर्स वाला है, और सारे के सारे इकट्ठा चाहिए तो CUET महापैक भी है हमारे पास, जिसमें आपको सारी की सारी वीडियोस की क्लिप्स मिल जाएगी, प्लस लाइव वीडियोस भी आप सारे के सारे ले सकते हो। तो मान लो कि आप हो क्या साइंस स्टूडेंट, तो साइंस पे क्लिक कर दिया और साइंस में आपको दिख जाएगा क्या टॉपर्स 2.0, ये रहा। ठीक है, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पर तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टॉपर्स 2.0 के बारे में यहाँ पे दिख जाएगी। कौन कौन पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, कैसे कैसे पढ़ा रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन टीचर्स के बारे में, अड्डा क्यों चूज़ करना चाहिए, है ना, क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको जाकर बाई करना है। तो 2999 दिखा रखा है, यहाँ पर जाके आप लोग कोड डाल देना। अब यहाँ पे ये चलता नहीं है मुझे पता है ना। तो होली का 18% मिल रहा है आप लोगों को। देखो होली का 18% ऑफ मिल रहा है और 15% ऑफ मिल रहा है आपको वैसे ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक
ठीक है। लेकिन अगर भाई वाला यूज करोगे तुम कोड, कौन सा, Y742, ठीक है, अड्डा 24/7 का जो है उल्टा, तो आप लोगों को मिलेगा कितना, 21%, इनसे भी ज्यादा, ठीक है। देखिए, है ना, होली के चक्कर में होली पे मत जाइए, भाई का कोड करिए यूज, ठीक है। तो Y742 अगर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, चलो होली वाला लगा के देख लेते। तो होली वाला लगा के आपके 539 रुपीज़ कम हो रहे हैं, ठीक है। भाई का लगाओगे तो 600 के ऊपर पैसा कम हो जाएगा आपका, और आपको CUET की तैयारी करवाई जाएगी ऐसी कि आपको मिल जाएगी आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी। अगर आप चाहते हैं तो आप टॉपर्स 2.0 बैच में ज़रूर जाइए। और अगर आप लोगों को जाना, आप लोगों को क्या करना है, NDA की तैयारी करनी है, तो आप जाइए किस पे, फिर से इस पे, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड खुल जाएगी, अंडर ग्रेजुएट पे जाना है आपको। अंडर ग्रेजुएट पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे CUET था, इसके नीचे जाइए, डिफेंस दिखेगा आपको, डिफेंस पे क्लिक करिए। यहाँ पे दिखेगा आपको NDA and NA, क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही NDA and NA पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विक्रम 2.0 बैच है, दिख रहा है, भाई की फोटो भी है इसमें, देखो दिख रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। देखो कौन कौन पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, देखो भैया भी है इसमें, है ना। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि कौन कौन पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं खुद आप लोगों को पढ़ाऊंगा 2 सब्जेक्ट इसमें, और यहाँ पर आपको जाना है फिर से, ठीक है। और यहाँ पर आपको डालना है Y742 वाला कोड, तो आपको ये वाला लगभग 1800 रुपये मिल जाएगा और पूरी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को क्या सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है समझ में, कोई बात नहीं, ये वाला कोड याद रख लेना बस, ठीक है। बाकी तो ठीक है सब कुछ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और करंट अफेयर्स अगर समझ में आ गए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, खुद भी पास होइए, अपने दोस्तों को भी पास करिए, और इकट्ठा जाके बैठिए सेम यूनिवर्सिटी में, ताकि दोस्ती भी बनी रहे, है ना। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आपके कमेंट्स का कर रहा हूँ मैं वेट, ठीक है। आजकल कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस कुछ ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं देखता हूँ और उस पर रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए मोइन पठान, आपका अपना जीतू भैया, आपको कहता है जय हिंद।